नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। शिक्षा का अधिकार और निजी संपत्ति का अधिकार दो ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। आप किसी से उसकी शिक्षा का हक नहीं छीन सकते और किसी से उसकी निजी संपत्ति का हक नहीं छीन सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज नागरिकों के इन दो अधिकारों से जुड़े दो बहुत ही ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। खबरों की खबर में आज हम इन मुद्दों पर विस्तार से बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हैं। इस मामले पर हमारे साथ संविधान के जानकार फैजान मुस्तफ़ा साहब जुड़ेंगे इन फैसलों का मतलब समझाने के लिए, और साथ में कुछ और एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे जो ये दो बड़े फैसले आए हैं, चाहे वो संपत्ति का हो या फिर शिक्षा का हो, उसके बारे में जानकारी देंगे। हमारा पहला मुद्दा है निजी संपत्ति का। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने, संविधान पीठ ने बहुमत से यह फैसला दिया है, किसी की निजी संपत्ति अधिग्रहण का सरकार का अधिकार असीमित नहीं हो सकता। यानी सरकार सार्वजनिक हित में बताते हुए हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती है। यानी जो समाजवाद की एक व्याख्या हुआ करती थी उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। इस पर भी एक बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बने रहिए, उनसे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारा दूसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों में पढ़ रहे 17 लाख छात्रों को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। इन छात्रों को अब स्कूल नहीं बदलना होगा, वरना मार्च में जो हाईकोर्ट का फैसला आया था उसने इन मदरसों को एक तरीके से बंद करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा आज हमारा तीसरा मुद्दा भी है और ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, सुपर पावर के चुनाव का मुद्दा। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक तरफ मतदान चल रहा है तो दूसरे छोर पर मतगणना भी शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतारें देखी गई। अमेरिका की जनता ये तय करेगी कि अगले 4 साल तक न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्सियत कौन होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं, या फिर कमला हैरिस जो अभी इस वर्तमान में उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठी हुई हैं। हम अमेरिका चलेंगे, अमेरिका से सीधे रिपोर्ट देखेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे वाशिंगटन डीसी से, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो निजी संपत्ति को लेकर फैसला आया है उससे जुड़ी खबर पे। ये फैसला कितना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं आप। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में 9 जजों की बेंच बनाई गई थी। इतनी बड़ी बेंच बहुत ही अहम संवैधानिक मामलों में फैसले के लिए बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने और बहुमत वाले जजों की ओर से यह फैसला लिया। इनमें जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल रहे। बेंच में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना बहुमत के फैसले से आंशिक तौर पर असहमत थी और उन्होंने अपना फैसला अलग से सुनाया। सिर्फ एक जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बहुमत के फैसले से पूरी तरह असहमति जताते हुए अपना फैसला अलग लिखा। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने बहुमत से माना कि संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत, यानी 39B के तहत नए सिरे से बंटवारे के लिए हर निजी संपत्ति को समुदाय का संसाधन नहीं माना जा सकता। सीधे सीधे आसान शब्दों में कहें तो हर निजी संपत्ति समुदाय की सामूहिक संपत्ति नहीं हो सकती जिसका सरकार सार्वजनिक हित के नाम पर अधिग्रहण कर सके। यहाँ समुदाय का मतलब हम सभी लोग जो इस देश के नागरिक हैं, जिनके लिए चुनी हुई सरकार काम करती है। संविधान पीठ में बहुमत का मानना था कि इस मामले में जस्टिस अय्यर ने जो फैसला दिया था वो एक खास आर्थिक विचारधारा के समर्थन से जुड़ा था। इस पर आगे बात करने से पहले आपको बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 39B क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 39B संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आता है, जो राज्य पर यह जिम्मेदारी डालता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए, यानी बांटा जाए कि आम हित की पूर्ति हो सके।
थोड़ा और आसान शब्दों में कहें तो सभी संसाधनों का मालिकाना हक और बंटवारा इस तरह से किया जाए कि आम लोगों का सबसे अच्छे तरीके से भला हो सके। अनुच्छेद 39(b) के आधार पर बीते कई दशकों में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई फैसले आ चुके थे जिनमें कहा गया था कि सार्वजनिक और निजी संसाधन समुदाय के भौतिक संसाधनों के तहत ही आते हैं, यानी हर संसाधन चाहे वो निजी ही क्यों ना हो उसे समुदाय का सामूहिक संसाधन माना जा सकता है। ये तमाम फैसले 1977 में कर्नाटक राज्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर के अल्पमत की व्याख्या से उपजी है। 1982 में संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने इस विचार पर मुहर लगाई थी कि हर संसाधन समुदाय का सामूहिक संसाधन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने बहुमत से जस्टिस अय्यर की व्याख्या से असहमति जताई और अपने फैसले के साथ ही कई दशकों से चले आ रहे विवाद का समाधान करने की कोशिश की। इसके साथ ही 1978 के सभी फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने आज पलट दिया। ये मुद्दा 1992 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। फैसला देते वक्त संविधान पीठ में बहुमत का विचार रहा कि जस्टिस अय्यर की व्याख्या एक विशेष आर्थिक विचारधारा का समर्थन करती है। ये घोषित करना कि सभी निजी संसाधनों का बंटवारा भी अनुच्छेद 39(b) के तहत शामिल है, एक विशेष आर्थिक विचारधारा और आर्थिक ढांचे का समर्थन करने के बराबर है। जस्टिस अय्यर का फैसला, जिसका संजीव कोक केस में अनुसरण किया गया, वो एक विशेष आर्थिक विचारधारा से प्रभावित दिखता है। ऐसा इन फैसलों में कई टिप्पणियों से साफ हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को जानकार 5 दशक पहले इंदिरा गांधी कार्यकाल में राष्ट्रीयकरण के दौर से जोड़कर देख रहे हैं, जब वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर सार्वजनिक हित के नाम पर निजी संपत्तियों का अधिग्रहण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उस फिलॉसफी में एक लकीर खींच के आज रख दी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले में कहा गया कि पूर्व के कई फैसले एक खास सामाजिक आर्थिक विचारधारा से प्रभावित थे और उन फैसलों में कार्ल मार्क्स जैसी हस्तियों का जिक्र इसे साबित भी करता है। कोर्ट ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था एक पुरानी ढर्रे से एक नए और खुले मॉडल की ओर बढ़ चुकी है, जो ज़्यादा कुशल और उदार आर्थिक दौर की है। इस मामले में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की दलील से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी हद तक सहमत दिखा, जिसमें संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा गया कि हर हाल में आर्थिक लोकतंत्र होना चाहिए। दिलचस्प बात यह कि पश्चिम बंगाल सरकार भी केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की दलीलों से सहमत दिखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही राज्य के कल्याणकारी मॉडल पर भी जोर दिया और कहा कि सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए राज्य का प्रगतिशील और कुशल दखल बहुत ज़रूरी है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ संविधान के जानकार प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले राजीव कुमार जी के साथ बातचीत करते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और उसको जोड़ दिया है देश की अर्थव्यवस्था के साथ। उस वक्त समाजवाद विचारधारा रही, वामपंथी विचारधारा रही 77-78 के दौर में। आज हम 21वीं सदी में हैं, हम बहुत तेज़ी से विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में चल रहे हैं। इसलिए अब ये कह देना कि हर निजी संपत्ति पे सरकार का अधिकार है, ये ठीक नहीं होगा। आप इस फैसले से कितना सहमत हैं, कैसे देखते हैं आप? नमस्कार। और शुरू में ही मैं कहूं कि मैं इस फैसले से पूरी तरह से सहमत हूं और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि इतने साल बाद ये फैसला सुनाया गया, मगर थोड़ा सा दुख भी है कि 32 साल लग गए इस फैसले को सुनाने के लिए और हम लोग 32 साल से जो है वो इस त्रिशंकु स्थिति में पड़े हुए हैं कि हमारे देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में निजी व्यवसाय का, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का, निजी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कैसे होगा और सरकार के हाथ कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये बिल्कुल सही चीज़ कही है सुप्रीम कोर्ट ने। मार्क्सिज्म जो था वो एक विचारधारा थी और मेरे अब के विचार में 200 साल से जिसने
लोगों को भटकाया, भुलावा दिया, क्योंकि अब ये ज़ाहिर है कि किसी भी देश में अब वो जो है वो उस तरह की मार्क्सिज्म और उस तरह का जो कम्युनिज़्म जो विचारधारा थी, उसका अब कहीं पर भी बोलबाला नहीं है, कहीं पर भी मतलब उसको कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। और सच बात तो ये है कि सदियों से हमारा देश निजी व्यवसाय के आधार पर आगे बढ़ा है और आगे भी उसी आधार पर बढ़ेगा। और मुझे तो ये कहने में कोई भी बिल्कुल भी इतनी भी हिचक नहीं है कि हम जो भी कर सकें आज अपने निजी व्यवसाय को, प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ाने के लिए और सरकार को उसकी सपोर्ट में लाने के लिए वही अच्छा होगा। तो जी। मैं बिल्कुल हर तरह से इस सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का मैं स्वागत करता हूं और अब उम्मीद करता हूं कि इसके आगे इस पर अब कोई भी बहस ना हो कि सरकार के दायरे, सरकार का हक निजी प्रॉपर्टी के ऊपर सीमित है और असीमित नहीं है। ये जस्टिस अय्यर ने जो कहा सो कहा, मगर वो एक बिल्कुल एक जो है वो एक आउटडेटेड इडियोलॉजी की बात है और हमारी अर्थव्यवस्था को उससे अब कोई लेना देना नहीं होना जी। चाहिए। राजीव जी, आपने जैसे कहा बहुत तेज़ी से निजी क्षेत्र का पार्टिसिपेशन अपने देश के आर्थिक विकास में देखा जा रहा है। हर दौर हर व्यक्ति अपना अपना काम करना चाहता है, अपनी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे देश के विकास में, चाहे देश के आर्थिक विकास में। इस फैसले के आने के बाद कि सरकार निजी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं समझेगी, असीमित अधिकार नहीं हो सकते कि आप जिसको चाहे उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लें। क्या आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और आएंगे? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर अब ज़्यादा चीज़ें क्लैरिटी के साथ काम हो सकेंगी? नहीं, देखिए सुमित जी, ऐसा है कि ये फैसला तो अपनी जगह पर ठीक है, मगर निजी निवेश जो है उसके लिए अभी हमें और काफ़ी कदम उठाने हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अभी भी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ज़मीन पर अभी भी है नहीं मौजूदा। क्योंकि मेरे ख्याल में मैंने बहुत करीब से इसको देखा है और मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि हमारे देश में 67,000 अभी भी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस का बर्डन हमारे निजी निवेश पे पड़ता है, निवेशकों पे पड़ता है और उसे हटाने की बहुत आवश्यकता है। उस पर अभी हमें काम करना बहुत आवश्यक है और बहुत तेज़ी से काम करना आवश्यक है, ख़ासतौर से राज्य के स्तर पर। क्योंकि अगर हम देखिए, बात यह है कि हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जहाँ पर सरकार को निजी निवेशक का सहयोगी माना जाए, ना कि सिर्फ नियंत्रणकर्ता माना जाए, ना कि सिर्फ उसको जो है वो रेगुलेटर माना जाए। तो वो जो है हमें निजी निवेश को बढ़ाने के लिए हमें उस चीज़ को हमें जो है वो ज़मीन पर लाना है और उसके लिए मुझे हमें काफ़ी अभी जो है वो कोशिश करना है, काफ़ी कदम उठाना है, क्योंकि अभी ये यथार्थ नहीं है। अभी भी आप निजी निवेशकों से पूछेंगे, ख़ासतौर से जो छोटे और मध्यम निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको अभी भी बहुत दिक्कतें होती हैं और हर रोज़ाना उनका जो है वो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो कंप्लायंस, रेगुलेशन, इंस्पेक्टर उनके उनके सामने जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, मेरे ख्याल में एक नई दिशा है, जिससे कि सारे सरकारों को हर लेवल पर समझना चाहिए कि अब वो दिन आ गए हैं कि जबकि सरकार को निजी निवेशक का सहयोगी और सहायक बनना है, ना कि उसका नियंत्रण करने के लिए वहाँ पे उनकी जिम्मेवारी है। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा राजीव जी। जी। आप क्योंकि प्लानिंग कमीशन में रहे, नीति आयोग में रहे, उस कि आपने मैं प्लानिंग कमीशन में नहीं रहा। जी, नीति आयोग स्टैंड करेक्टेड। जी। जी। आप जी। नीति आयोग में रहे, आपने सब कुछ संभाला, प्लानिंग की बात की, देश में जी। योजनाओं की कैसी शुरुआत होती है। क्या आपको ये अनुभव हुआ अपने इतने साल के करियर के दौरान कि इस तरह की जो कंप्लाइंसेस हैं, जो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र को ऐसा लगता है उनको कि हमको डोमिनेट करने की कोशिश की जाएगी, हमको दबाने की कोशिश की जाएगी, उनको उनके मन में हिचक पैदा करते थे इस तरह के सरकारी नियम, कायदे, लाइसेंसिंग? बहुत हद तक, बहुत बड़े हद तक। और यहाँ तो जैसे कि हम लोग अपने कहावत है हमारी कि हमारे देश में जितने भी व्यवसाय होते हैं, जितने भी एंटरप्राइजेज होते हैं, वो बौने ही रह जाते हैं, वो कभी बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि सबके ऊपर उनको लगता है कि अगर हम एक एक लेवल से एक एक स्थिति से ऊपर बढ़े तो हमारे ऊपर जो है वो कानूनों का भार टूट पड़ेगा। तो इसलिए यही अच्छा है भाई कि छोटे रहो,
जिसे कहते हैं बिलो द रडार रहो। और इसमें कई अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में कहा है, द प्रॉब्लम ऑफ द मिसिंग मिडल, क्योंकि बड़े होने से हम लोग घबराते हैं, हमारे निजी निवेशक। और वो चीज़ अब बदलनी ही चाहिए। और उसमें मुश्किल क्या है सिर्फ कि ये जो हमारे बहुत बड़े बड़े निजी जो कंपनियां हैं वगैरह, उनके पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं जो वे सब चीज़ का ख्याल कर लेते हैं, तो उनको इससे दिक्कत खास नहीं होती है। पर असली भार जो उस पर पड़ता है वो है जो कि छोटा उद्योग है, जो मध्यम उद्योग है, और जो अपना व्यवसाय चलाना चाहता है, उसको इसका भार ढोना पड़ता है। तो हम जब तक इसके लिए एक पूरी मूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे, और मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ जी। कि पूरा मूल चूल परिवर्तन सरकार के हर स्तर पे हमें करना होगा, अगर हमें निजी निवेश को सही मायने में आगे बढ़ाना है, और बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि हमारा देश आज सदियों से जो है वो निजी निवेशकों के द्वारा ही आगे बढ़ा है, ना कि सरकार के कंधों पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव कुमार जी, बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी फैसले पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया प्रॉपर्टी को लेकर, निजी संपत्ति को लेकर, मेरे साथ संविधान के जानकार प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा भी जुड़े हुए हैं। फैज़ान साहब, धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए, सब्र के लिए, धैर्य के लिए। आप इसको कैसे देखेंगे? जब आप सुन रहे होंगे राजीव कुमार जी की बातों को, वो तर्क भी हमारे सामने है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, तेज़ी से आगे ले जाना है, तो निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाना होगा, उनको विश्वास दिलाना होगा कि ये सब पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये सवाल भी आता है कि हम जिस समाजवाद की विचारधारा से हमारी ये देश की उत्पत्ति हुई कि सब लोग बराबर हैं, बराबरी का अधिकार रखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला है ये उसमें एक बाधा पैदा करेगा जो कृष्णा अय्यर साहब ने कहा था? क्योंकि उसको तो पलट दिया है आज। देखिए, ऐसा है कि समाजवाद जो भारत ने संविधान में अडॉप्ट किया था, और ये बिल्कुल गलत बात है कि वो 76 में आया। वो देखिए, इस प्रावधान में 1950 से है, जो ये आर्टिकल 39B और C है, जिसमें की आज बात हो रही है कि जो राष्ट्र की संपदा है उसका ऐसे बंटवारा हो कि आम लोगों का भला हो। जो हमने सोशलिज्म अपनाया था उसमें ऑलरेडी निजी क्षेत्र के लिए गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन शुरू के दशकों में हम ये चाहते थे कि सरकार आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट करे। आज भी देखिए, जो बात हो रही है कि देश की आर्थिक व्यवस्था बेहतर जब होगी जब सरकार बिग इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे। अब हमने बाद में अपनी पॉलिसी चेंज करनी शुरू की, खासतौर से 1991 के बाद से, और उसमें हमारी जीडीपी बढ़ी है। हम विश्व की एक बड़ी उभरती हुई चौथी पांचवी इकोनॉमी बन गए हैं। लेकिन इस इकोनॉमी में ह्यूमन फेस कहां है? कितने जॉब्स के लॉसेस हुए हैं? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 45 साल के सबसे बड़े शिखर पर है। तो पब्लिक सेक्टर का रोल ये होता है कि पब्लिक सेक्टर उस चीज को थोड़ा ह्यूमन फेस लाता है। जो हम समझते थे कि ज्यादातर पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट है और प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है, वो मिथ भी कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन के बाद टूटा है। ये पूरा जो पूंजीवाद का प्रिंसिपल है, ये दरअसल डार्विनियन थ्योरी पे है कि बेस्ट सरवाइव करे। लेकिन हमारे समाज में बहुत लोग हैं जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, कास्ट सिस्टम रहा है, तो उनको साथ में लेने के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है। मैं समझता हूं कि आज का जजमेंट जो है उसमें किसी ने ये नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहने जा रही है कि निजी संपत्तियां किसी की भी जो हैं वो सरकार को लेने का हक होगा। आप ये देखिए कि जितने फैसले हुए जी। इंदिरा जी के और नेहरू जी के जमाने में, वो क्या फैसले हो रहे थे? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। नेहरू और इंदिरा जी कोशिश कर रहे थे कि जमींदारी समाप्त हो, भूमि सुधार हो, जी। और ये सारे लोग जो अदालतों में जा रहे थे ये बहुत बड़े संपत्ति के ओनर्स थे। तो सुप्रीम कोर्ट फैसले उनके हक में करती थी। इंदिरा जी बाद में संविधान में संशोधन करती थी, और उनका यह कहना था कि मैं ये कर रही हूं नीति निर्देशक तत्वों को इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि उनकी वो जो पॉलिसीज हैं वो निरस्त ना हो। जी हाँ। अब हमको यह एहसास होता है कि हमें निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देना चाहिए,
तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कृष्णा अय्यर के फैसले को अपहोल्ड करने वाली है। मैं समझता हूं एक्सपेक्टेड लाइन पे फैसला है। और जो जस्टिस नागरत्ना ने बात की है जी। कि जो निजी संपत्ति है कि आपके किचन का सामान है और पहनने के कपड़े हैं, वो जाहिर है कभी सरकार नहीं ले सकती, लेकिन लैंड एक्वायर कर सकती है, नेशनलाइजेशन कर सकती है, और कोई लॉ पास करके वो इस तरीके की चीजें कर सकती है। तब वो आपकी संपत्ति राष्ट्र की संपदा बन जाएगी। और इधर एक और बस आखिरी बात कह रहा जी हूं, जी। राज्य क्या है इसकी परिभाषा भी सुप्रीम कोर्ट व्यापक करती जा रही है। और जो राज्य पर अंकुश है मौलिक अधिकारों के, अब सुप्रीम कोर्ट इस तरफ बढ़ रही है कि जो प्राइवेट बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उनको भी सरकार माना जाए, ये अच्छा देखने के लिए कि क्या वो मौलिक अधिकारों का हनन कर। जी, इंटरेस्टिंग बात है। एक एक क्विक जवाब चाहूँगा फैजान साहब, क्या आज के इस फैसले से आपको लगता है कि समाजवाद पीछे रह जाएगा और पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, बट मुझे यह लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो बार बार लोग जाते हैं कि सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिए, शायद अब उस पेटिशन के फैसले में वो कहेंगे कि सोशलिज्म रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंग। फैजान साहब आप रहिएगा, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण फैसला है आज का, और हम उस पर भी आपकी टिप्पणी ज़रूर चाहेंगे, आपसे समझना भी चाहेंगे। हम आपको बता दें कि चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अब से 5 दिन के बाद रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट के पहले उनकी बेंच पे जो भी अहम मुकदमे चल रहे थे, अब उसके बारे में अब वो फैसले धीरे धीरे करके सुनाते जा रहे हैं। अगला मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के हज़ारों मदरसों से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला आया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की संवैधानिक वैधता पर मुहर लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही 22 मार्च के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए खारिज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट पर मुहर लगाते हुए अपने फैसले में कहा कि मदरसा एक्ट मदरसों में शिक्षा के स्तर को नियमित करता है और राज्य की उस जिम्मेदारी से मेल खाता है जो ये सुनिश्चित करती है कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे छात्रों में क्षमता का ऐसा स्तर विकसित किया जा सके जिससे वो समाज में प्रभावी तरीके से हिस्सा ले सकें और आजीविका कमा सकें। संविधान के अनुच्छेद 21A और शिक्षा के अधिकार को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ मिलाकर देखना होगा, ताकि उनकी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित और चलाया जा सके। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट के एक प्रावधान को खारिज भी किया, जिसके तहत उच्च डिग्रियां दी जा रही थीं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा कि मदरसा एक्ट वहां तक राज्य विधायिका के विधायी अधिकार के तहत है जहां तक वो उच्च शिक्षा से जुड़ी फाजिल और कामिल की डिग्रियों का नियमन नहीं करता है, क्योंकि ये प्रावधान यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सेक्शन 22 का उल्लंघन है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फाजिल और कामिल की डिग्रियों को अमान्य करार दे दिया। कोर्ट ने कहा कि यूजीसी एक्ट देश में उच्च शिक्षा के स्तर को तय करता है और राज्य की विधायिका ऐसा नियम नहीं बना सकती जो यूजीसी एक्ट का उल्लंघन करे। कामिल डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से जुड़ी है और फाजिल डिग्री जूनियर रिसर्च प्रोग्राम से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के तहत मदरसों में शिक्षा का प्रावधान है, जिसके तहत एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के साथ ही धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा बोर्ड राज्य सरकार की मंजूरी से ऐसे कानून लागू कर सकता है जिनसे धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान अल्पसंख्यक पहचान को मिटाए बगैर जरूरी स्तर की सेकुलर शिक्षा दे सके। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए यूपी मदरसा एक्ट को खारिज किया था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, जो संविधान के मौलिक ढांचे की एक विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही इस एक्ट को चुनौती भी दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले को आज पलट कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसलों का मदरसों से जुड़े लोगों और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों ने तहे दिल से स्वागत किया। बहुत राहत है मदरसों के लिए, और जो मदरसे आज के लिए थे
ये 1908 से चल रहा था, एक एक्ट के तहत चल रहा था। बस इतनी सी बात इसके अंदर आई है कि जो मदरसों से कामिल और फाजिल की डिग्रियाँ सर्टिफिकेट दिए जाते थे, कामिल और फाजिल के, उनको कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि वो डिग्री है यूजीसी एक्ट के तहत उसको नहीं माना जाएगा। तो कोर्ट से ये अनुरोध किया गया है कि ठीक है, जो पहले कर चुके हैं उसी बोर्ड के नियम के अंतर्गत तो आज के पहले उनको माना जाए, आज के बाद गवर्नमेंट जो इसके ऊपर निर्णय लेगी वो स्वीकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम है। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में इस वक्त खुशी की लहर है और तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ये फ़ैसला आया है इस पे मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने जो ये फ़ैसला दिया है कि मदरसे जिस तरीके से चल रहे थे इसी तरीके से चलते रहेंगे। इस पर हम तमाम छात्र और हमारे असातिज़ा सब इस फैसले को उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक फ़ैसला दिया है। हम सब तमाम मदारिस के स्टूडेंट और टीचर और जितने भी लोग मदरसे से जुड़े हुए हैं वो सब लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले पर बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उसने ऐतिहासिक फ़ैसला दिया है। तमाम मदारिस के टीचर्स और मुलाजमीन को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मदरसे से जुड़ा मुद्दा है, लिहाजा इसके राजनीतिक मायने भी हैं। समाजवादी पार्टी ने फैसले का स्वागत किया तो उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाएगा। देखिए, शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है और भारतीय जनता पार्टी को सवालों से दिक्कत है। फिर सवाल पूछने वाला प्राथमिक विद्यालयों का छात्र हो, जिन प्राथमिक विद्यालयों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है ये सब जानते हैं। मदरसों के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये सब जानते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत का मदरसा बोर्ड को लेकर आया फैसला, समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगस्त 2015 में मदरसों में मॉडर्न शिक्षा कैसे दी जाए, कंप्यूटर की हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई कैसे की जाए, उस पर काम करने का काम किया था, लागू करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक विद्यालयों को लेके, मदरसों को लेके हमेशा राजनीति की है, शिक्षा से लोगों को वंचित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी अदालत के मदरसा बोर्ड पे आए फैसले का स्वागत करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हो या माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो या किसी भी न्यायालय का निर्णय हो, सरकार उसके अनुपालन में काम करती है और हमने हमेशा से संवैधानिक तरीके से जो भी चीजें चल रही हैं उस पर हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया आदरणीय योगी सरकार ने। और जहां तक रही बात मदरसों की, तो मदरसों को लेकर किसी ने पीआईएल करी थी, उसकी पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को। तो जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। आम भाषा में आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो करीब 17,000 जो मदरसे हैं उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया था। करीब 18 से 20 लाख बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनके लिए सवाल खड़े हो गए थे कि आखिरकार वो मदरसों से निकलकर स्कूलों में कैसे उनका एडमिशन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला यूपी के हाई कोर्ट ने सुना दिया था। मेरे साथ फैज़ान साहब जुड़े हुए हैं। फैज़ान साहब, जब ये फैसला आया था मुझे याद है अच्छे से, मार्च के महीने में, तब भी हमने आपसे बात की थी और उसी वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि ये फैसला चैलेंज ज़रूर किया जाएगा। आज अपने ही हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया है और कहा है कि इसमें कोई भी धर्मनिरपेक्षता के किसी भी बात का उल्लंघन नहीं होता है। आपकी टिप्पणी? मैंने देखिए तब भी आपसे कहा था कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है इसको सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड नहीं करेगी। लेकिन इस केस में जो खास बात हुई कि आप देखिए 6-7 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। 1 महीने के अंदर अंदर हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे खास बात की है, दरअसल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था वो मदरसों के विरुद्ध था या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन वो यूपी विधानसभा के विरुद्ध था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि यूपी विधानसभा को यूपी मदरसा अधिनियम पास करने का अधिकार नहीं था। उनका यह कहना था कि क्योंकि ये धार्मिक शिक्षा दी जाती है इसलिए ये सेकुलरिज्म का वायलेशन है। अब यूपी में बहुत कम मदरसों को आर्थिक मदद सरकार देती है और वो मदद भी क्या है कि मैथ्स के टीचर की सैलरी
और वो भी कोई तकरीबन 3-4 हजार रुपए उस सैलरी का हिस्सा सरकार देती है, या इंग्लिश के टीचर की सैलरी। ये एक स्कीम चल रही थी मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बहुत जमाने से, उसके तहत ये दिया जा रही थी। असली बात जो है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप एक ऑर्डिनरी लॉ को, एक सामान्य कानून को संविधान के मूलभूत ढांचे की बुनियाद पर धर्मनिरपेक्षता के असंवैधानिक घोषित कर रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी के केस का हवाला दिया। आपको मालूम है जब इंदिरा जी चुनाव उनका निरस्त हो गया था इलाहाबाद से, तो उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक संशोधन किया था। उस संशोधन को चुनौती दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन इसमें नहीं लगाया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लगाया जाएगा जब संविधान का संशोधन हो, तब सिर्फ यह देखा जाएगा कि क्या यह संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे के चरित्र के विरुद्ध जा रहा है। तो जैसे ही यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो समझ लीजिए वहीं पे खत्म हो गया। दूसरी चीज उन्होंने कही कि यह बात कहना कि वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है इसलिए ये असंवैधानिक हो गए मदरसे, ये बिल्कुल गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 26 है और अनुच्छेद 30 है उसमें अल्पसंख्यकों को अधिकार है और बहुसंख्यकों को भी अधिकार है अनुच्छेद 26 के तहत कि वो अपने धार्मिक संस्थान बनाएं और उन्हें चलाएं। और जो धार्मिक संस्थान होंगे, चाहे वो वैदिक संस्थान हो या ईसाइयों के हों या मुसलमानों के हों, उनमें धर्म की शिक्षा देना जो है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। दरअसल मैं ये समझता हूं कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से गलती हुई कि धर्म की इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस एजुकेशन के अंतर को हाईकोर्ट ने सही से नहीं समझा। क्योंकि धार्मिक शिक्षा देना और धर्म पढ़ाना कि तुम इस धर्म को मानो, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा जजमेंट है क्योंकि इससे यूपी विधानसभा के पारित एक कानून को वैधता मिली है और वो कानून मदरसों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था कि आपके यहां शिक्षक कैसे नियुक्त होंगे, आपका सिलेबस क्या होगा, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। आप देखिए कि यूपी का जो ये सिलेबस था उसमें होम साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और आपके साइंस, सारी चीजें पढ़ाई जा रही थी। जी हाँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उर्दू, पर्शियन, अरबिक इनको भी धार्मिक सब्जेक्ट मान लिया। ये तो भाषाएं हैं। जैसे मैं कहता हूं कि संस्कृत कोई हिंदू धर्म की भाषा नहीं है, गो के वेद संस्कृत में है। इसी तरह अरबिक कोई धार्मिक भाषा नहीं है, गो के कुरान जो है वो अरबी में है। मैं इसी भाषा के संदर्भ में आपसे पूछने वाला था अगला सवाल, आप आ ही गए उस पर। और ये कि बहुत छोटी सी चीज़ कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में माननीय जजों ने इस चीज़ को समझा नहीं, मतलब ये क्यों टिप्पणियां की गई खासकर भाषा के संदर्भ में, जब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं संस्कृत का और अरबिक का, कि उसको इसको धर्म से जोड़ दिया। दरअसल देखिए, जो जजेस होते हैं उनके सामने बहस जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हो सकता है इलाहाबाद में उतनी अच्छी बहस नहीं हुई हो जितनी सुप्रीम कोर्ट में हुई, और हमारे जो न्याय व्यवस्था है उसमें ऊपर की अदालत बनाई इसलिए जाती है कि अगर उच्च न्यायालय से कोई गलती हुई तो सर्वोच्च न्यायालय उसको ठीक कर दे। लेकिन मैं जरा एक बात और बताता चलूं, ये जो कामिल और फाजिल की डिग्रीज का मामला है सुमित जी, इसमें जरा सा मुझे लगता है कुछ चूक सी होती जा रही है। ये डिग्री कुछ विश्वविद्यालयों में सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए रिकॉग्नाइज है। यानी अगर कोई मदरसे से आके एमए अरबिक करना चाहे तो उसको एडमिशन दे दिया जाता है, या एमए पर्शियन करना चाहे या इस्लामिक स्टडीज करना चाहे या वो थियोलॉजी पढ़ना चाहे, सारे सब्जेक्ट के लिए वो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अब इनको जाके यूजीसी से इन डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। दरअसल ये एक रास्ता है इसका, डिग्री फाजिल और कामिल के रिकॉग्निशन का, जिससे मदरसे के बच्चे हमारे विश्वविद्यालयों में आते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक और जो गलती हुई, उन्होंने कहा कि साहब मदरसों की क्वालिटी बड़ी खराब है।
जो हमारे सरकारी स्कूल है उनका और सेकुलर स्कूल हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में हर साल एनुअल रिपोर्ट आती है, आपको मालूम है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन। वो क्या बता रहा है कि 14 से 18 साल के बच्चे क्लास 2 की टेक्स्ट बहुत मुश्किल से पढ़ पाते हैं और 5वीं क्लास का गणित कर नहीं पाते हैं। तो जो हमारी ये मॉडर्न एजुकेशन की संस्थान है, इनमें भी स्टैंडर्ड खराब है। 45% देश के ग्रेजुएट जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, वो अनएम्प्लॉयबल हैं। तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर, आप सोचिए, मदरसों में कभी राजा राम मोहन रॉय पढ़ते थे, मदरसे के पढ़े हुए थे। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूं कि सब जगह स्तर अच्छा होना चाहिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत सी टिप्पणियां अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकारों के बारे में कही हैं, उनकी असली परीक्षा सुमित जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जजमेंट परसों आएगा या उसके अगले दिन, उसमें होगी। क्योंकि ये आज के जजमेंट में कोई बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड कर देगी। ज्यादातर को यही लगता था कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है और सुप्रीम कोर्ट उसे पलट देगी। जी फैजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दोनों विषयों पर आपने बहुत अच्छी टिप्पणियां की, जनता को भी समझ में आया होगा, दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा जब आप अपनी आसान भाषा में इन अहम मुद्दों को समझाते हैं। और आइए अब चलेंगे आज की तीसरी बड़ी खबर की ओर, और वो है यूएस में हो रहे चुनाव की, सुपर पावर का चुनाव। तीसरा बड़ा मुद्दा है, दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स का चुनाव है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में मतदान के लिए लोगों की लाइन दिखाई दे रही है। अमेरिका के इन मतदाताओं को अब तय करना है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को वो फिर राष्ट्रपति बनाएंगे या फिर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वो अपना नया राष्ट्रपति और पहला महिला राष्ट्रपति चुनने वाले हैं। दोनों ही उम्मीदवारों के बीच आखिरी दौर तक टक्कर बहुत कड़ी मानी जा रही है। हर ओपिनियन पोल ने दिखाया है कि दोनों उम्मीदवार कहीं भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आगे नहीं हैं और 7 स्विंग स्टेट्स तो टक्कर में सबसे ज़्यादा वहाँ पर टक्कर इस वक्त देखी जा रही है। In the history of our country, and we will launch the most extraordinary economic boom the world has ever seen, and we'll do it by utilizing the assets that we have. If you vote for Kamala, you will have 4 more years of misery, failure, and disaster. Our country may never recover. Vote for me and I will deliver rising wages, soaring income, and a colossal surge of jobs, wealth, and opportunity for Americans of every race, religion, color, and creed, every one of them. Our campaign has tapped into the ambitions, the aspirations, and the dreams of the American people. And we know it is time for a new generation of leadership in America. And I am ready to offer that leadership as the next President of the United States. तो सुपर पावर का चुनाव है, उस पर सबकी निगाहें हैं। 7 स्विंग स्टेट्स, जैसे कि हम आपको रोज लगातार बताते आ रहे हैं, उन पर ज़रूर नज़र रखिएगा क्योंकि काउंटिंग भी अब शुरू होती जा रही है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए। एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये ऐसे 7 राज्य हैं जो तय करेंगे कि ट्रंप लौट रहे हैं या कमला हैरिस के हाथों में कमान जा रही है। आपको बता दें, मुद्दे की अगर बात की जाए तो इस चुनावों में कुछ बड़े मुद्दे हैं और दोनों मुद्दों पर, उन बड़े मुद्दों पर दोनों पार्टियों की क्या राय है, अगर मैं समझाना चाहूँ अपने इस ग्राफिक्स के जरिए जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अमेरिका में जो चुनाव है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अर्थव्यवस्था का, और उसमें क्या दिखाई देता है वो ये कि महंगाई के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो एक और ये बड़ा मुद्दा है चुनाव से जुड़ा हुआ। तीसरा बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन का। चौथा बड़ा मुद्दा है एबॉर्शन का, हेल्थ केयर, विदेश नीति, बढ़ते अपराध, गन पॉलिसी
और लोकतंत्र की रक्षा। लगभग हर मुद्दे पर कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के विचार एक दूसरे से काफ़ी अलग है। दोनों ही पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, इन मुद्दों पर अलग अलग राय रखती हैं और इसी वजह से उनकी और उनके समर्थकों के बीच काफ़ी ज़ोरदार बहस भी इस वक्त दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर पूरी दुनिया समेत भारत की भी करीबी निगाहें हैं। जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा उसकी नीतियां भारत के संदर्भ में कैसी होंगी, भारतीयों को कितना प्रभावित करेंगी, हमारे लिए ट्रंप और हैरिस की जीत के क्या मायने होंगे, ये समझने की और समझाने की आपको कोशिश करता हूं। जो ग्राफिक्स होंगे उसके मुताबिक अगर बात की जाए इमिग्रेशन का मामला, अगर इमिग्रेशन की नीति की बात की जाए तो भारत के हित में होगा कि कमला हैरिस चुनाव जीते। अगर ट्रंप जीतते हैं, रिपब्लिकन जीतते तो भारत के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि रिपब्लिकन के हमने पुराने रिजीम में देखा था ट्रंप के कि काफ़ी ज़्यादा वीज़ा नॉर्म्स बना दिए थे, बहुत कम हिंदुस्तानियों को वीज़ा मिल रहे थे। अगली अगर पॉलिसी की बात की जाए तो वो है अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था के मामले पर चाहे ट्रंप बने या फिर कमला हैरिस, भारत एक बहुत बड़ा बाजार बन चुका है और भारतीयों की ज़रूरत हर दुनिया की अर्थव्यवस्था को है, तो दोनों को ही अर्थव्यवस्था के तौर पे फ़ायदा दिखाएगा। अगला मामला है चीन का। चीन बहुत ही क्रिटिकल है। चीन के संदर्भ में अगर बात की जाए, ट्रंप बनते हैं तो ट्रंप को चीन पसंद नहीं है, तो चीन की जितनी अमेरिकी कंपनियां वहाँ गई हैं चीन में, वो शायद व्यापार करने भारत पहुँचेंगी, तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत का फ़ायदा हो सकता है चीन के संदर्भ में। जबकि कमला हैरिस सॉफ्ट है, ऐसी नीति उनकी पार्टी की नहीं है। अगला मुद्दे इसकी बात करेंगे वो रूस को लेकर है। रूस पर ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे हैं, वो कई बार कह चुके हैं, और युद्ध अगर रुकता है तो भारत को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि रूस से भारत के लगातार व्यापारिक संबंध चल रहे हैं। भारत वहाँ से तेल ले रहा है, भारत वहाँ से गेहूँ ले रहा है, और ऐसे में अमेरिका और अमेरिका के तमाम साथी देश जो हैं वो भारत पर प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। जबकि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो अभी भी सत्तारूढ़ है, जो बाइडेन और कमला हैरिस की, वो ऐसा नहीं सोचती और वही भारत पर दबाव बना भी रही है। अगली मुद्दे की बात करते हैं, ये है पश्चिम एशिया को लेकर। पश्चिम एशिया में लड़ाई चल रही है जो इजराइल के बीच में है और लेबनान के साथ हो रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रही है। उस मुद्दे पर दोनों पार्टियां, चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, भारत को उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर दोनों पार्टियां चाहती हैं कि वहाँ पर इजराइल का वर्चस्व बना रहे। अगला मामले की बात करते हैं और वो है H1B वीज़ा को लेकर। H1B वीज़ा को लेकर ट्रंप की पिछले रिजीम में हमने देखा था कि ट्रंप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे वीज़ा को लेकर, जबकि जब से डेमोक्रेट्स आए वो मामला राहत का हो गया। तो ऐसे में H1B वीज़ा अगर भारतीयों को चाहिए तो डेमोक्रेटिक पार्टी को चुनाव जीतना चाहिए। ये भारतीय लोग ऐसा सोचेंगे जो वहाँ जाना चाहते हैं। रक्षा क्षेत्र की बात की जाए तो दोनों पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, भारत के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहती हैं, इसलिए भारत के लिए फायदे का सौदा होगा, चाहे कोई भी राष्ट्रपति क्यों ना बने। अगला मामला है रक्षा क्षेत्र के बाद, और वो है टैरिफ का, यानी कर व्यवस्था का। ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो अमेरिकी हितों का ध्यान रखेंगे, यानी अमेरिका के हित में अगर होगा तो भारत पर अतिरिक्त कर लगा दिया जाएगा, जबकि ऐसा डेमोक्रेट्स नहीं बोल रही हैं, कमला हैरिस नहीं बोल रही हैं। तो ट्रंप अगर जीतते हैं तो टैरिफ के मामले में भारत का नुकसान होने वाला है। ये कुछ मुद्दे, और इसके बाद उन मुद्दों पर क्या राय है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में क्या रुझान दिख रहे हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जीनिया बहल, वहाँ की हमारे साथ लगातार रिपोर्ट करती रही हैं, वहाँ मौजूद हैं, और साथ में ORF के स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा। विवेक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पत्रकार हुमा अंसारी भी वहाँ से जुड़ने वाली है। लेकिन पहले मैं विवेक आपके पास आना चाहता हूँ। वोटिंग हो रही है, काउंटिंग वीकेंड से शुरू हो चुकी है। विवेक, का क्या फीडबैक आ रहा है शुरुआती तौर पर, क्या लग रहा है? देखिए, काफ़ी अर्ली वोटिंग भी हो चुकी है यहाँ पे, करीबन 8 करोड़ अर्ली वोटिंग हो चुकी है। और आज तो काफ़ी आज रात तक पोलिंग खुली हुई है, तो अभी कहना मुश्किल है कि कैसा रुझान होगा। लेकिन जैसा आपने बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि स्विंग स्टेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और ख़ासकर मेरे समझ से पेंसिल्वेनिया खासकर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो स्विंग स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं, 19। वो जो ले जाएंगे, आई थिंक रुझान उन्हीं की तरफ और विक्ट्री उन्हीं की होगी, ऐसा माना जा रहा है। और भी कई तरीके के अंडरस्टैंडिंग है कि रस्ट बेल्ट में मिशिगन, विस्कॉन्सिन कौन ले जाता है, और नेवाडा, एरिजोना वगैरह कौन ले जाता है, इसमें भी काफ़ी मैथ्स किए जा रहे हैं।
लेकिन आज रात तक कहना मुश्किल होगा। कई स्टेट्स हैं जिसमें काउंटिंग जो है, काउंटिंग रूल्स डिफरेंट हैं। पेंसिल्वेनिया में खासकर आप अगले मेरे ख्याल से 20 घंटे तक तो कोई ऐसा ऐलान नहीं किया जाएगा, क्योंकि काउंटिंग थोड़ी वहाँ लेट होती है। कई स्टेट्स हैं जो जल्दी काउंटिंग कर लेते हैं। तो रुक कर देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन जैसा आपने कहा कि एकदम टक्कर की रेस है, और बिल्कुल एक few thousands वोट से डिसाइड होने वाला है कि ये किधर जाएगा इलेक्शन। राइट। जीनिया मेरे साथ हैं, और जीनिया मैं आपको देख पा रहा हूँ आज आप आउटडोर हैं, खुले में हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप वोट करने गई हुई हैं क्या? एम आई राइट? जी एग्जैक्टली, एक्चुअली जस्ट गॉट माई स्टिकर। सो मैं यहाँ पे मैं ज़रा अपना कैमरा एक सेकंड फ्लिप कर देती हूँ। तो आप जहाँ देख सकते हैं, मैं एक्चुअली पोलिंग स्टेशन में आई हुई हूँ। वहाँ पे सामने मेरे ट्रम्प के सपोर्टर खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ हैरिस और वॉल्स के सपोर्टर खड़े हुए हैं। तो ये ओहायो में एक छोटा सा चर्च है जो यू नो बिकॉज ऑफ कोर्स इलेक्शन एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया, और जैसा कि आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं और मतदान दे रहे हैं। तो हाँ जी, मैंने आज अपना मतदान दे दिया। आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अर्ली वोटिंग। ओवर 70 million people have already cast their votes. But जैसा कि my fellow panelists said, there are those swing states will eventually decide, and likely, very small margin से जो भी candidate जीतेगा वो जीतेगा per the electoral college, क्या right? आप So anticipate those कर रही swing हैं states जीनिया specifically कि Pennsylvania. इस बार पोलिंग ज़्यादा होगी पिछली बार के मुकाबले, 4 साल पहले जो हुआ था? आपका कहने का मतलब है more people will cast their vote, या यस, ज्यादातर लोग मतलब ये क्योंकि जब बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है तो ऐसा देखा गया अमूमन इंडिया में उनको अपने आदमी को जिताने के लिए ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं, तो जो पोल परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है। इज इट वहाँ भी ऐसा ही है क्या, या नहीं है, या पब्लिक कंफ्यूज है? जी एक चीज मैं बताना चाहूंगी, उस पे मैं I do not know much about that specific issue, but I'd like to say one thing, right? There's a lot of misinformation, especially in this election, and Trump has repeatedly, जो वो कह रहे हैं कि there has been voter fraud, there has been electoral fraud, and some are saying that this election, very likely the Supreme Court might in fact certify, this election. अगर मामला बहुत ही गंभीर हो गया, especially after today, right? कि states refuse to certify the elections. लेकिन extra precautions have been taken to ensure that it's a free and fair election, that ballots are being casted, that one person is not allowed to cast their ballot twice, जैसा कि कहने में आ रहा था. There was a lot of discussion about illegal immigrants casting vote, right? Citizens only being allowed to cast vote. There was a lot of debate about that. तो उन सब को ध्यान में रखते हुए precautions have been taken. But एक क्वेश्चन और लूंगा मैं आपसे, बिकॉज यू आर अ वोटर नाउ, आप अमेरिकन हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, आप वोट करने निकली हुई हैं, और आप मेरे शो में कुछ महीने पहले डिक्लेयर कर चुकी हैं कि आप डेमोक्रेट हैं, आप अनाउंस कर चुकी हैं। तो लेकिन मैंने अपने कवरेज के दौरान यहाँ से कई सारे अपने फ्रेंड से बात की जो अमेरिका में सेटल हैं, जिनके पास वोटिंग पावर है आज की डेट में। कुछ लोग मैंने देखा बीते 4-5 महीनों में वो पर्टिकुलर पार्टी से इंडिपेंडेंट हो गए, उन्होंने अपना स्टैंड बदला। क्या आप भी उनमें से हैं, या आप आर यू स्टिल अ डेमोक्रेट? See, the thing is, do I disagree with Kamala Harris on some of her policies or on her some of her policy proposals and what the Biden administration has done so far? बिल्कुल मैं हाँ बोलूँगी, I do disagree. लेकिन इस election I'm casting my ballot and I'm casting my vote. मैं मतदान इसलिए दे रही हूँ for reproductive rights, for women's rights, for human rights, and specifically to save democracy. Okay, I got your point. विवेक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, एक मार्केट के तौर पे देखा जाए, मार्केट इकोनॉमी के तौर पे देखा जाए तो भारत दोनों के लिए ज़रूरी है, पर भारतीयों के लिए स्पेसिफिकली इंडियंस जो वहाँ रह रहे हैं और इंडियंस जो अमेरिका जाना चाहते हैं अपने काम की तलाश में, रोज़गार की तलाश में, आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा सूट करेगा, ट्रंप की पॉलिसीज़ या हैरिस की पॉलिसीज़? देखिए, जैसा आपने भी बताया कि वन ऑफ द मेन इश्यूज़ हैं वो वीज़ा का। उसमें तो ट्रंप उतने फेवरेबल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है। और यहाँ पे और इसका खासा इम्पैक्ट अमेरिकन इकोनॉमी पे पड़ेगा, बट उस पर कोई नज़र नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग इमिग्रेंट्स जो हैं वो बिना
सर्टिफिकेशन के काम कर जी। रहे हैं, उनका क्या होगा अगर डिपोर्ट कर दिया, जैसे डिपोर्टेशन की बात हो रही है, तो अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान है, लेकिन उसका उस तरह से इलेक्शन कैंपेन में आया नहीं। भारत के लिए मेरे ख्याल एक वीज़ा बहुत मेन इशू है। दूसरा, टैरिफ की बात की जा रही है। मेरा मानना है कि ट्रंप अगर ऑफिस में आए, ये 10% जो ब्लैंकेट टैरिफ की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। वो ही इज़ मोर प्रैग्मेटिक देन दैट। बहुत सेक्टोरल अप्रोच लेके और किसी किसी इश्यूज़ पे भारत को प्रेशर कर सकते हैं, जैसा लास्ट टाइम हमने देखा हार्ली डेविडसन वाज एन इशू। तो स्पेसिफिक इश्यूज़ पे, लेकिन भारत को इससे दोनों पार्टी से ऐसा कुछ वो नहीं है, नेगोशिएट करना पड़ेगा। ट्रंप इज़ अ नेगोशिएटर, तो आप वो 20% बोलें, आप नेगोशिएट करके 10% 5% पे करें, लेकिन तो ये देखेंगे कि ये कैसे खुलेगा। लेकिन जो भी आए, कमला हैरिस या फिर ट्रंप, दोनों कैंडिडेट्स भारत के लिए इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि इंडो पैसिफिक की बैलेंस ऑफ पावर अगर आप देखें, और चाइना जो कि उनका मेन, जिनको इन्होंने स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स में एक पेसिंग चैलेंज बोला है, अगर आप उस पेसिंग चैलेंज से डील करना चाहते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं इंडो पैसिफिक में, और भारत उसमें सबसे ज़्यादा है। तो आप भारत के रिलेशंस और अमेरिका के रिलेशंस कोई भी हो, ये ट्रांजिशन से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। राइट। भारत में भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़े व्यक्ति का चुनाव है, कौन जीतेगा, सबकी निगाहें हैं। ट्रंप साहब तो हिंदुओं की बात कर चुके हैं अपने लास्ट ट्वीट में, ट्रंप साहब, और हाउडी मोदी इवेंट देखा हमने अहमदाबाद में इवेंट देखा। क्या होगा, ट्रंप जीतेंगे, हैरिस जीतेगी, उस पर नज़र रहेगी। विवेक, आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे, आगे भी बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही। शुक्रिया विवेक हमसे बात करने के लिए। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के उन हाथियों की जिनकी मौत हो गई थी। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाल ही में हुई 10 हाथियों की मौत कोदो पौधे के सेवन से हुई थी। हाथियों की मौत की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई है। यूपी के बरेली में मौजूद ICAR, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मैनेजमेंट और डिजीजेज सर्विलांस की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इस रिपोर्ट की कॉपी NDTV के पास है। रिपोर्ट में हाथियों के गुर्दे, फेफड़े, पेट और आंतों के नमूनों की जांच की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोदो पौधे में पाया जाने वाला साइक्लोपियाजोनिक एसिड उच्च मात्रा में पाया गया। इससे पहले कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील करते हुए कहा था कि हाथियों की मौत के मामले में या तो CBI जांच हो या फिर न्यायिक जांच के आदेश दिए जाएं। आज ये रिपोर्ट सामने आने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि कोदो के पौधे में जो केमिकल था, उस वजह से इन 10 हाथियों की बांधवगढ़ में मौत हुई थी।